हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज चला रखी है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब अपने 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे ये भी बता देना भाई, आप यही क्लास कंटिन्यू चाहते हैं या जो मैंने 2 दिन पहले आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है, पीवाईक्यू की, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में हिंदी भाषा और उसका विकास, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र के क्वेश्चन थे, आलोचना के थे, निबंध के थे। अगर आप वो सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे वो बता देना, मैं वो आपको करवा दूंगी। अगर ये आप मिक्स क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर लूँगी भाई। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर थ्योरी क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता देना। ठीक है, और एनसीईआरटी की क्लासें आपको प्रोवाइड होने लग रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो क्लास आपको सभी प्रोवाइड होने लग रही है। 10वीं क्लास की भी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, 11वीं क्लास की भी मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। उसमें गद्य जो है वो पार्ट मैंने करवा रखा है, काव्य वाला रहता है 11वीं क्लास का, वो भी मैं आपको दे दूँगी। और जो 12वीं क्लास है उसकी एनसीईआरटी की क्लास भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं क्वेश्चन। 635 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है, 2026 के नाम से भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 636वां। बिंब का काम है, तो बिंब का क्या काम होता है ये हमें बताना है। तो काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपयुक्त सभी। तो बिंब का काम क्या है? काव्य को सजीव बनाना। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है, और आप सभी को पता है जो बिंब शब्द है ये अंग्रेजी के इमेज, जो इमेज शब्द होता है उसका क्या है? रूपांतर है। और इसका अर्थ क्या होता है? मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए स्टिक बिंब योजना होती है। और काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या है? आध्यात्मिकता, सामाजिक अर्थात निर्वैयक्तिकता या वैयक्तिक चिंतन। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, वैयक्तिक चिंतन क्या है? मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है भाई। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? भाई कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं? तो भाई रोला है, बरवे है, छप्पे है या सोरठा है। तो छप्पे जो छंद है इसमें 4 से अधिक चरण होते हैं और ये है विषम मात्रिक छंद है। क्या है भाई? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। और भाई क्या है? और 2 छंदों के मिश्रण से ये बनता है। ठीक है, 2 छंदों के मिश्रण से बनता है छप्पे। और इसमें 4 चरण रोला के होते हैं, ठीक है, और 4 चरण उल्लाला के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी भाई? 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उन्नत मना शब्द का सही अर्थ हमें बताना है क्या है। तो अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त या उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? ठीक है, तो
हमें बताना है। अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 346 में। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरिक होगी। आपको ध्यान रखना है। और 14 सितंबर 1949, क्या भाई 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। आपको ध्यान रखना भी सभी को। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में क्या है, प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान करना। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो महापुराण में, परमार्थ प्रकाश में, भविष्यत कहा में या पवनचरियों में? तो पवनचरियों में भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो पवनचरियों ग्रंथ है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। और आप सभी को पता है पवनचरियों ग्रंथ किसका, स्वयंभू द्वारा रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में क्या है, राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है, राम के चरित्र का। और स्वयंभू को भाई अपभ्रंश भाषा का, काफी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है, जो इंदु की रचना रहेगी। भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की रचना है। और महापुराण किसकी रचना है, ये पुष्पदंत की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क दे रखा है, वो हमें बताना है। तो पहले में स्थापना है ए में, और आर में क्या है, तर्क है। तो देखते हैं, अनुभव की प्रामाणिकता, क्या भी अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तर्क क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रभावित प्रतिबद्ध होता है। थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। तो पहला सही है अपना, और दूसरा आर क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना है, इनमें से कौन सा है। तो देखते हैं, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी या रस गंगाधर। ठीक है, तो देखते हैं, काव्य अनुशासन भाई 11वीं सदी का है ये, इसका समय 11वीं सदी है। और ये भाई हेमचंद्र जी का है, काव्य अनुशासन। ठीक है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है, 14वीं सदी। ठीक है, रस गंगाधर ये है पंडित जगन्नाथ का। ठीक है, जगन्नाथ जी का है, ये है 17वीं सदी। और रस मंजरी ये भानुदत्त जी का है। ठीक है, रस मंजरी भानुदत्त जी का, और ये सबसे लास्ट में आएगा भाई। तो देखते हैं, काव्य अनुशासन है 11वीं, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर, फिर रस मंजरी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। मैं नीचे पत्रिका दे रखी है, और उनके प्रकाशन का हमें सही समय बताना है। उनके प्रकाशन का सही प्रकाशन वर्ष क्या है, और उनके अनुसार हमको क्या है, ये अनुक्रम में लगाना है। जो हंस पत्रिका है 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे। आलोचना पत्रिका जो 1951 में प्रकाशित हुई। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक के रूप में थे। रविवार पत्रिका 1977 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सुरेंद्र प्रताप सिंह है वो इसके संपादक थे। और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और 1900 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे। ठीक है, और 1903 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से ज़रूर देना। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले
सरस्वती पत्रिका आएगी क्योंकि 1900 ईस्वी है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सरस्वती पत्रिका 1900 में, हंस 1930 में, आलोचना 1951 में, रविवार 1977 ईस्वी, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डैश कृदंत है, तो क्या कृदंत प्रत्यय है भाई? कृदंत प्रत्यय है ये, ठीक है, तो क्या है? मिठाई है, लड़ाई है, दवाई है या ताई है? तो भाई जो लड़ाई है ये क्या है? एक कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय होता क्या है? तो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा के जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य। साहित्य देखते हैं किसको कहते हैं, तो शिवेतर रक्षते बिल्कुल सही है, इसको हम साहित्य मान सकते हैं, साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत ये आता है। सामान्य के लिए सामान्य के लिए बिल्कुल सही है, साहित्य क्या सामान्य के लिए होता है। सबका हित चाहता है, बिल्कुल सही है, सबका हित भी चाहता है भाई, ठीक है। का कार्य बिंब का निर्माण करता नहीं भाई, साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण नहीं करता। साहित्य शिवेतर रक्षते है, साहित्य सामान्य के लिए है, साहित्य सबका हित चाहता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 अपना बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती किस विधा की रचना है? जो इंदुमती है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो भाई नाटक विधा की है, कहानी की है, निबंध की है या उपन्यास की है? तो भाई इंदुमती भाई कहानी विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी रहेंगे, ठीक है। और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना, ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? तो किस कहानीकार की ये रचनाएं हैं? आकाशदीप और पुरस्कार कहानी है भाई दोनों रमेश चंद्र शुक्ल की, परदव शर्मा गुलेरी की, जयशंकर प्रसाद की, जनेन्द्र की। तो भाई रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रहेंगी, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जयशंकर प्रसाद भाई छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे, मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ छाया, ठीक, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल तो है भाई, त्रिलोचन भी है, नागार्जुन भी है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके है? द्विवेदी युग के कवि हैं भाई, ठीक है, हरिओद जी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिओद जी की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने पहले भी आपको बताया, जो रस कलश है काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं है भाई, ठीक है, रचना है ये। अगला क्वेश्चन है, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? भाई ऐसे कौन से लेखक है या कवि है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कौन से है भाई ऐसे कवि? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और शमशेर बहादुर सिंह दूसरे शतक के कवि है, दूसरे शतक के कवि हैं। और इनकी प्रमुख कविताएं है अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, घिर गया समय का रथ तथा समय साम्यवादी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। और मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी प्रयोगवादी धारा के कवि है, प्रयोगवादी धारा के कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? भाई गुलरा के बाबा क्या है? कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो नागार्जुन है, मार्कंडे है, उपेंद्र नाथ अश्क है, उर्मिला सिरीस है। तो गुलरा के बाबा
कहानी के लेखक मार्कंडेय जी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मार्कंडेय है ये समकालीन कहानीकार है। कैसे है? समकालीन कहानीकार है भी, ठीक है। और इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। पान फूल, ठीक है। पान फूल 1954 में प्रकाशित हुई थी ये पान फूल इनकी रचना। हंसा जाए अकेला काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ठीक है। कहानी संग्रह है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हंसा जाए अकेला 1957 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दान 1958 में प्रकाशित हुई थी। नाही 1962 में। बीच के लोग 1975 में प्रकाशित रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जो धातुसेन है ये प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ये हमें बताना है। सकंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामी। देखो चारों के चारों नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के ये है भाई चारों के चारों नाटक। अब हमसे पूछा जो धातुसेन है ये प्रसाद के किस नाटक का पात्र, तो सकंदगुप्त नाटक का पात्र है भाई धातुसेन। और जो जयशंकर प्रसाद ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है, ठीक है। और जो जयशंकर प्रसाद है इनका प्रथम नाटक जो 1910 में प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम है, तो सज्जन नाम है। काफी बार पेपर में पूछा भी गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम, कोशली, बघेली या कृत। तो कोसली नाम से जाना जाता है अवधी भाषा को भी, ठीक है। कोसली नाम से जाना जाता है अवधी भाषा को, याद रखना है। और अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? तो क्या है भाई प्रगतिवाद की समय सीमा? तो 1636 से 1643 ईस्वी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? तो प्रेम सरोवर क्या है भाई? देखो भाई प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो प्रेम सरोवर है भारतेंदु जी की। किसकी है? भारतेंदु जी की। अब ये पूछा है भाई ये किस विधा में है? तो मौलिक नाटक है, कविता है, अनुदित नाटक है, हास्य व्यंग्य है। तो भाई प्रेम सरोवर कविता विधा से है भाई। और ये भारतेंदु जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त जितनी भी रचना है उनकी संख्या लगभग 175 के आसपास है, ठीक है। और उनके जो काव्य ग्रंथ हैं इनकी संख्या 70 के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत किसकी रचना है? एक मिनट देखते हैं भाई, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। पंचायत नहीं है भाई, ये पद्मावत है। ये पद्मावत किसकी रचना है? पंचायत रचना तो नहीं है। पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी है? कबीर की है, तुलसीदास की है, जायसी की है। ये भी गल दे रखा है भाई। तो पद्मावत भाई जायसी की रचना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें 57 खंड है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और जायसी जी जो है, ठीक है, इनके जो कवि है, सॉरी इनके जो गुरु है इनका क्या नाम है? तो फ़कीर शेख मोहम्मदी। काफ़ी बार पूछा गया है। और जायसी जी क्या है? शेरशाह के समकालीन थे। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और ये कहाँ पर रहते थे? तो अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर ये रहते थे, ठीक है, जायसी जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो क्या है भाई हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल? द्विवेदी युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को, शुक्ल युग को या शुक्ल उत्तर युग को कहा जाता है? तो भाई हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भाई समाज शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या वर्णनात्मक? तो भाई विचारात्मक जो है ये समाज शैली में प्रयुक्त होती है भैया, ठीक है। ये शैली क्या है? समाज शैली में प्रयुक्त होती है। और इसमें क्या है? निबंध में क्या है? किसी की देखी या सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं होता है। इसमें केवल कल्पना और चिंतनशील शैली से ही काम लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विचारात्मक निबंध अधिक प्रेम साध्य होता है। क्या होता है? अधिक प्रेम साध्य
होता है, ठीक है, और इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बनारस से, प्रयाग से, काशी से, कोलकाता से। तो ये काशी से प्रकाशित होती थी और 1918 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद तथा इला इलाचंद्र जोशी की जो प्रारंभिक कहानियाँ थी वो इसी पत्रिका में छपी थी भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? ठीक है, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाई श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, करुण रस है या वीर रस है? तो जो आदिकालीन कविता है इसका प्रधान रस भाई वीर रस है। क्या है? वीर रस है। और जितनी भी आदिकालीन रचनाएं हैं उसमें डिंगल तथा पिंगल भाषा में ये लिखी गई है। और इसमें जो आदिकाल की रचना जैसे परमाल रासो होगी, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि, ये सभी वीर रस की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? जो प्रगतिवाद है इसका दार्शनिक आधार क्या है? तो व्यक्तिवाद है, साम्यवाद है, सामंतवाद है, अस्तित्ववाद है। तो भाई प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद रहेगा। क्या है? साम्यवाद रहेगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और जो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है ये मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और सन 1935 ईस्वी में, ठीक है, जो हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर, ये मैंने आपको जो हिंदी साहित्य की क्लास प्रोवाइड करवा रखी है उसमें भी आपको बता रखा है, फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था भाई? 2005 ईस्वी में मिला था। और उनके संपूर्ण रचना क्रम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कुंवर नारायण जी को। और 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं, क्या भी? कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1995 में ही, ठीक है, 1995 में ही आत्मजयी जो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है यानी काव्य है, उनके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? जो रामचरितमानस है ये किस भाषा की रचना? तो अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रज भाषा? तो भाई अवधी भाषा की ये रचना रहेगी। रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। और लेखक कौन है इसके? तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तुलसीदास है। और तुलसीदास द्वारा अवधी में रचित अन्य ग्रंथ है, आप सभी को पता है तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनमें से 6 तो अवधी भाषा में है और 6 क्या है? ब्रज भाषा में रचित है, ठीक है। अवधी भाषा में मैंने आपको बताया था जिसमें राम और मंगल आते हैं, वो क्या है? अवधी भाषा की है। और अन्य क्या है? ब्रज भाषा की रचनाएं रहेगी। तो जानकी मंगल, ठीक है, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रसन्न, ठीक है, और रामचरितमानस, ये क्या है? अवधी भाषा की रचना है। और ब्रज भाषा की रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता? तो किसे माना जाता है भाई? सुमित्रानंदन पंत को, अज्ञे को, विष्णुदास को, रामचंद्र शुक्ल जी को? तो भाई अज्ञे जी को मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। और अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन भी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं क्या है? संग्रहित है। और अभी तक 4 तार सप्तक का प्रकाशन हो चुका है। और अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। काफी बार पेपर में पूछा गया है, राहों के अन्वेषी किसने कहा भाई तार सप्तक के कवियों को? तो खुद अज्ञे जी ने ही कहा है।
अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बताना है कौन है। तो कौन है? बिहारी है, आलम है, आचार्य, केशव है या घनानंद है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और केशवदास जो है ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका पेपर अभी ये नहीं पता भाई कौन सी डेट को है, तो मैं आपको 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन हर एक क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।